गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। हमने पिछली कक्षा में कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पढ़ा था। मैंने आपको बताया भी था बेटा पाठ बहुत बड़ा है, तो हम इसे 3 क्लास में तो जरूर करेंगे और चौथे आपको एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने बेटा खुद भी पढ़ लिया होगा एक बार कि इसमें लेखिका मधु कंकारिया कहाँ गई है। सिक्किम में गंगटोक और हिमालय की चोटी पर नेपाल तक वो घूमने गई है, उसी का वर्णन है। इस पाठ में प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। वहां की पहाड़ी औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में बताया। तो आप अपनी पुस्तक निकाल लो, पेज नंबर 21। पहले हमने 5 पेज पढ़े थे, तो आज अगला भाग निकाल लेंगे। पेज नंबर 21। पेंसिल हाथ में रखो बेटा, पेंसिल हाथ में रखेंगे, शब्द अर्थ लिखते जाएंगे। देखेंगे मैंने चित्र लगाया कि स्वर्ग से भी सुंदर सिक्किम है। सिक्किम बहुत सुंदर जगह है। ये मैंने झंडियों की बात आपको पहली क्लास में बताई थी ना कि वहां कोई शुभ कार्य होता था तो रंग बिरंगी झंडियां लगाते थे। अशुभ कार्य होने पर सफेद झंडियां लगाई जाती थी। ये नदी का वर्णन, तीस्ता नदी वहां की प्रमुख नदी है, उसका वर्णन। सैलानी कैसे घूमने जाते हैं, पहाड़ों पर बसा हुआ है सुंदर नगरी। देखेंगे चित्र में कितना सुंदर दिखाया गया। ऐसे लग रहा है जैसे हम सिक्किम में पहुंच गए हों। इतना अच्छे से तो हम बेटा पहुंच कर भी नहीं देखते जितना हम पिक्चर्स के द्वारा देख सकते हैं। देखेंगे आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि पहाड़ी दृश्य कितना सुंदर है। अब आएंगे पाठ पठन। पाठ पठन में निकाल लो बेटा पेज नंबर 21। चित्र लिखित सी में माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। लेखिका ने क्या बताया, जो प्राकृतिक दृश्य है उसे माया क्या होती है, इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी प्रकार प्राकृतिक दृश्य भी उसे आकर्षित कर रहे थे। प्रकृति मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। सयानी समझदार। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहां पहाड़ नहीं, 2 विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे। थोड़ी देर बाद वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे, अर्थात लेखिका को पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। जन्नत क्या होता है, स्वर्ग। अभी मैंने पहले चित्र में आपको सिक्किम का दृश्य दिखाया ना, स्वर्ग। नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों, वादियों के दुर्लभ नजारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना ही कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से गिरती तीस्ता नदी, सामने उड़ती धुंध। आपको पहले चित्र में मैंने तीस्ता नदी भी दिखाई थी ना, उसमें तीस्ता नदी का चित्र भी बना था। ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रूडोट्रेंडो के फूल, सब अपनी अपनी लय तान प्रवाह में बहते हुए चरवेती चरवेती। चरवेती का अर्थ है बेटा चलते रहो, मतलब रुकना नहीं। समय के इस सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद क्या होता है, हमारी पहचान, अस्तित्व। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य। लेखिका को जीवन का पहली बार ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ।
संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी, अर्थात उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। उसने प्रार्थना सीखी थी ना एक नेपाली युवक से, साना सानी हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, खंड खंड टुकड़े टुकड़े। वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुग्ध सी मैं तंद्रित अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लग गई। ब्रेक लगना, रुक जाना। जैसे समाधि भाव से नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के निपुर अचानक टूट गए हों। नृत्यांगना नाचने वाली, निपुर घुंघरू। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। देखो मैंने चित्र में दिखाया, क्या दिखा रही है, एक बहुत बुजुर्ग महिला पहाड़ पर बैठी है और पत्थरों को क्या कर रही है, तोड़ रही है। गुत्थे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल हथौड़े। चित्र में देखो बेटा, उसके हाथ में कुदाल है और बिल्कुल बुजुर्ग है। जैसे हम आटे को गूंथ के क्या करते हैं इकट्ठा, ऐसे ये भी उम्र के पड़ाव पर थी। कईयों की पीठ पर बंदी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। दूसरा चित्र देखो, एक महिला का जो काम कर रही है और उसने पीछे टोकरा बांधा हुआ है। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों, झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। अर्थात क्या बताया, कितना सुंदरता है और वहां क्या है, बहुत मेहनती लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है जीने के लिए। वहीं पर खड़े BRO के कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है उसने। अब इसमें देखो औरतों के बारे में कितना बताया कि वहां औरतें भी परिश्रम करती हैं। अगले पेज पे आ जाओ बेटा। चुलबाजी के अंदाज में जिन रास्तों से गुजरते हुए आम हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ने चौड़ा बना रही हैं। अब ये देखेंगे चित्र में पहाड़ी दृश्य। बड़ा खतरनाक कार्य होगा यह, मेरे मुंह से अकस्मात निकला, अकस्मात अचानक। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक की जान चली गई थी। इतना कठिन कार्य करते हुए एक की मृत्यु हो गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को मोड़ मोड़ कर एक आकार के छोटे छोटे पत्थरों में बदला जाता है। फिर बड़े से बड़े जाले में उनकी पट्टी में बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक या सीधा पाताल प्रवेश। क्या बताया, ये देखो चित्र में भी दिखा रहे हैं, इतने खतरनाक खतरनाक पहाड़ों पर से रास्ता बनाना पड़ता है। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वर्स डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घूम गया। इसी प्रकार एक पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियां। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव, अर्थात उनके पैर सूज जाते हैं और एक पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े डांडे
एक ही कहानी कह रहे थे। आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना, वंचना एक तरफ। क्या बताया कि सब कुछ एक तरफ है। इतना कठिन जीवन है। और तभी मेरे सहयात्री मणि, लेखिका के साथ कौन था? मणि और जितेन, मुझे खोजते खोजते वहां आ गए। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखें, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये एक मैंने चित्र दिखा रही हूँ, जिसमें देखो पहाड़ों के रास्ते से बच्चे आ रहे हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ वे काम भी करवाते हैं और शाम वे पढ़ने भी जाते हैं पहाड़ी रास्तों पे पैदल। उन्हें कोई बस नहीं लेने आती, जैसे आप लोगों को बस लेने आती है, ना कोई पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, वे पैदल पहाड़ों से जाते हैं पढ़ने के लिए। इन दोनों चित्रों में बच्चों का भी बताया जीवन। ये देश की आम जनता नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रेपिंग है। क्या मतलब है इसका? कम लेना और ज्यादा देना, अर्थात कितना कम लेकर ये समाज को कितना ज्यादा लौटा देती है। मन मन ही सोचा, हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे। तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियां किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। जीवन लहला उठा, सारा खंडर ताजमहल बन गया था। अब जो युवतियां उसने काम करती देखी थी, वे युवतियां उसने हंसते हुए भी देखी। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बैठ लेंगे, तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। पिन बैठ के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूलों से लौट रहे हैं। हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, कोई यात्री जब जा रहा हो तो वे क्या करते हैं, लिफ्ट भी मांग लेते हैं। जितेन ने बताया, हर दिन 3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर वे स्कूल जाते हैं। देखो चित्र में दिखाई दे रहा होगा, बच्चे हाथ में बोतल ले रहे हैं, पीछे बैग, पहाड़ों से जा रहे हैं। क्या स्कूल बस नहीं? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा, मैडम, यह पहाड़ी मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा, अर्थात कोई मोटा आदमी वहां पर नहीं। पहाड़ों पर आप भी लोग घूमने गए होंगे कभी, वहां मोटे लोग कम मिलते हैं जैसे यहाँ मिलते हैं मोटे लोग। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई मेले देखकर एक स्कूल है, दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं, सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी मायों के साथ मवेशियों को चराते हैं। मवेशी किसको बोलते हैं? पशुओं को। पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, खुद मैंने भी ढोए हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और सकले होते जा रहे थे। सकले मतलब तंग। कई बार लगता है जैसे रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है। अगले पेज पे आ जाओ बेटा। जरा सा संतुलन बिगड़े, इंच भर की जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी इन खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सजग, सावधान। सामने लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जब हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो तो जगह जगह मोड़ पर लिखा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ऐसे लिखा होता है ना। थोड़ा और आगे बढ़े, फिर एक चेतावनी, वी केयर मैन इट अराउंड।
पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, काले काले ढेर सारे याक। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। पहाड़ों पर क्या मिलते हैं? याक। सूरज ढलने लगा। हमने कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध बादलों से घिरा हुआ था। ये देखो हिमालय का दृश्य। हिमालय की चोटी ऐसे लगती है जैसे आकाश को छू रही हो। चाय के हरे हरे बागानों में युवतियां बोकू पहने सिक्किम परिधान। ये मैंने चित्र में दिखाया सिक्किम की ड्रेस, और सिर पर एक डाल के रखती हैं और पीछे एक टोकरी डाल के रखती हैं जिसमें चाय की पत्तियां तोड़ती हैं और उसमें भरती हैं टोकरी में। देखो ये भी सिक्किम की महिला देखेंगे, हाथ में पत्तियां ले रही है, पीछे टोकरी लगाई हुई है। नदी की तरह उफान लेता उसका यौवन, शर्म से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूर्य की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। मंत्र मुग्ध सी मैं चीख पड़ी, अर्थात लेखिका इतना सुंदर दृश्य देखकर चीखने लगी। युमथांग पहुंचने के लिए मैं रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल से सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत हो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। पहाड़ों पर कौन से घर बने होते हैं? लकड़ियों से। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पहाड़ों पर बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना कल कल करता तीस्ता नदी में मिल रहा था। मंदी मंदी हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत चांद को ढक रखा था। परिंदे, लोग अपने घरों से लौट रहे थे। अद्भुत शांति थी। मंदिरों की घंटियां, घुंघरों की रुंझनाट आंखों के सामने आ गई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। सिक्किम में बौद्ध धर्म के अनुयायी बेटा ज्यादा लोग रहते हैं, उसका वहां ही बताया। वही सुख शांति सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु आदमी सब अपनी अपनी लय ताल गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं दर्शन बन गया था। अर्थात लेखिका की एक यादगार हिमालय पर्वत बन गया था। हिमालय तक वो चली गई थी ना। हिमालय तो वैसे भी हिमालय हमारे लिए रक्षा कवच है, भारत की रक्षा करता है। हिमालय के आपने कभी पढ़ा भी होगा, हिमालय के लाभ, हिमालय शत्रुओं से रक्षा करता है, अनेक औषधियां मिलती हैं, वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए है। यहाँ पर हरियाली पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। अगले पेज पे आ जाओ बेटा। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं पत्थरों से गुजरते होकर तीस्ता नदी को धार तक पहुंची। मैंने चित्र लगाया तीस्ता नदी का। तीस्ता नदी सिक्किम में बहती है बेटा, बार बार आ रहा है। तीस्ता नदी ही वहाँ की प्रमुख, जैसे यहाँ हरिद्वार में गंगा नदी प्रमुख है, ऐसे ही सिक्किम में तीस्ता नदी। बहते पानी को अपनी अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा, स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या व्यक्ति की प्रार्थना भीतर का सारा हलाहल, सारी तामसिकताएं बह जाए इसी बहती धारा में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात रात्रि के समय हिमालय दिखाई नहीं देता। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौनों से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने
संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया। देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक व रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम अपने गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए जानदार नृत्य किया। हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितनी आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आया इतना आनंद। ये बेटा मैंने चित्र दिखाया, युवतियां कैसे डांस कर रही है वहां पर। तो यह लेखिका भी हैरान हो गई। लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल कर बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती, दारू का व्यापार। दारू किसको बोलते हैं? शराब को। सुबह मैं अकेली टहलने निकल गई। मैंने उम्मीद की यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीनों में बर्फ का एक कतरा भी नहीं मिलता। हम सी लेवल से 1400 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया, प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम हो रहा है। क्या बताया युवक ने? कि प्रदूषण हो गया इसलिए स्नोफॉल कम होती है। यदि मैं कटाओ चली जाऊं, मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफर था। लायुंग से कटाओ का सफर कितना था? 2 घंटे का। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था। बतियाना, बातें करना। उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका मुआ गुंडप कर लिया था। गुंडप करना, खा लेना। मीठी छिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ हम अपना सफर कटाऊ की ओर। अब लायुंग से लेखिका कहाँ जाने लगी? कटाऊ। कटाऊ का रास्ता और भी खतरनाक था। उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज में गाड़ी चला रहा था। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। पाठ बहुत ज्यादा बड़ा है। आप इसे एक बार खुद भी पढ़ेंगे और पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। तो एक बार जहां तक मैं पढ़ा चुकी, आप इसे जरूर पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।